सुबह सुबह एना की नींद खुलती है जब उसका बेटा जेन उसके बिस्तर पर आकर खड़ा होता है। वह उससे कहता है कि चलो स्विमिंग पूल में डाइविंग करें, लेकिन एना उसे याद दिलाती है कि उसे काम पर जाना है और जेन को किंडरगार्टन जाना होता है। तभी एना को बहुत जोर की गरज सुनाई देती है तो वह खिड़की के पास जाकर देखती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और सड़क पर पानी भरने लगा होता है, लेकिन एना को लगता है कि अभी हालत इतनी खराब नहीं है कि उसका रोज का काम रुक जाए। वो नाश्ता बनाने लगती है और जेन की शरारतों से परेशान होती रहती है। उसकी माँ फ़ोन करके हालचाल पूछती है, लेकिन एना उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। खाना बनाते समय एना को कहीं से पानी बहने की अजीब सी आवाज़ आती है और वो सोचती है कि शायद बाथरूम से आ रही होगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि फर्श पर चारों तरफ पानी ही पानी है। पूरे शहर में इतनी बाढ़ आ चुकी है कि पानी उसके अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट आती है कि 7 इमारतों में पानी दूसरे फ्लोर तक पहुंच चुका है और 3 इमारतों में तीसरे फ्लोर तक। जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है उन्हें ऊपर के फ्लोर पर जाना होगा, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही है। जेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ऊंची आवाज़ में बोलता रहता है और खेलने की जिद करता है तो एना का सब्र टूट जाता है। वो उसे टेबल के ऊपर बिठा देती है और उसे डांटती है कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुनता। फिर वो सामान पैक करना शुरू करती है और नोटिस करती है कि पानी अब उसके पैरों तक पहुंच चुका है। उसी वक्त उसकी कंपनी का एक सिक्योरिटी एजेंट फ़ोन करता है और बताता है कि वो उसे रेस्क्यू करने आ रहा है। वो आदमी एना से कहता है कि वो सामान पैक करने में समय बर्बाद न करे, बस जेन को लेकर ऊपर चली जाए। अचानक कॉल कट जाती है और पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। एना जल्दी से एक छोटा बैग उठाती है ताकि उसमें जेन की दवाइयाँ रख सके। फिर वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है। जेन परेशान होकर अलमारी में छुपा होता है। एना उससे चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगती है और उसे पीठ पर बैठाने का वादा करके बाहर आने के लिए मना लेती है। जब वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे पड़ोसी सूटकेस लेकर अपने घर छोड़ रहे हैं। एना उन्हें बचाती हुई कॉरिडोर में दौड़ती है ताकि जल्दी से सीढ़ियों तक पहुंच सके, लेकिन वहां बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है जो हिल ही नहीं रही होती। घबराई हुई एना कॉरिडोर के दूसरी तरफ दौड़ती है और देखती है कि पास की सारी बिल्डिंगों में भी यही हाल है। तभी उसे इमरजेंसी सीढ़ियां दिखती हैं और वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जेन पानी में तैरते हुए लोगों को देख लेता है तो एना उसका ध्यान हटाने के लिए गाना गाने लगती है। 2-3 फ्लोर चढ़ने के बाद एना टूट जाती है जब वो देखती है कि सीढ़ियां ढेर सारे सामान से पूरी तरह बंद है। वो जेन को नीचे उतारती है और खुद उन चीजों के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। एना किसी तरह खुद को संभाल लेती है, लेकिन पानी में पड़ी लाशों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि हालात कितने खतरनाक हैं, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करती है। दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर में चलते हुए वो देखती है कि कुछ लोग बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए अपार्टमेंट्स में घुस रहे हैं। तभी एना अपना नाम सुनती है और देखती है कि पास ही उसका कंपनी वाला सिक्योरिटी एजेंट उसे ढूंढ रहा है। एना उसके पास दौड़ना चाहती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि जेन भीड़ के पीछे पीछे एक अपार्टमेंट के अंदर चला गया है। एना घबराकर उसके पीछे अंदर जाती है और जेन को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और वो एक बहुत बड़ी पानी की लहर को आते हुए देखती है। ये देखकर उसे अपने पति गुआन के साथ पानी में डूबी कार वाली डरावनी याद आ जाती है। उसी पल लहर खिड़की तोड़ देती है और कई लोगों को बहाते हुए अपार्टमेंट में पानी भर जाता है। एना का बैग हाथ से छूट जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए तैरने की कोशिश करती है, लेकिन बैग टूटे हुए खिड़की से बाहर बह जाता है और एना को सांस लेने की जरूरत पड़ती है। पानी और छत के बीच थोड़ी सी हवा बची होती है तो एना गहरी सांस लेती है और फिर दोबारा पानी में गोता लगाकर जेन को ढूंढने लगती है। दूसरे कमरे में उसे अपने बेटे का बेहोश शरीर मिलता है। वो उसे तुरंत पकड़ लेती है और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है। एना जितनी भी कोशिश करती है दरवाजा नहीं खुलता और वो भी बेहोश हो जाती है। उसी वक्त सिक्योरिटी एजेंट हाई जो दरवाजा खोलता एना को होश में लाता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है। तीनों पानी में तैरते हुए ऊपर आते हैं और बालकनी की रेलिंग पार करके वापस कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। फिर हाय जेन को सीपीआर देता है और जेन को होश आ जाता है। जेन रोते हुए अपनी माँ से चिपक जाता है, उनका वीडियो बनाता है और कंपनी को रिपोर्ट भेजता है कि उनकी लीड रिसर्चर सुरक्षित है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं। चलते हुए जेन बताता है कि पानी देखकर उसे अपने पापा की याद आ रही है
जब वे कार में डूब गए थे। ऊपर जाते समय हाय उन्हें बताता है कि कंपनी का एक हेलीकॉप्टर रास्ते में है। वो ये भी बताता है कि 3 घंटे पहले एक एस्ट्रॉयड अंटार्कटिका से टकराया था और पिघली हुई बर्फ अब समुद्र के पानी के साथ उत्तर की तरफ आ रही है। हाय कहता है कि सरकार को पहले से पता था कि एस्ट्रॉयड आने वाला है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे रोका नहीं जा सकता था। इसका मतलब है कि आज इंसानियत का आखिरी दिन है। ये सुनकर एना को यकीन नहीं होता। तब हाय उसे बताता है कि उसकी कंपनी सिर्फ एआई बनाने की लैब नहीं है, असल में उसका काम नई इंसानी नस्ल बनाने का था। 2 लोग इमोशन इंजन पर काम कर रहे थे, एना और उसका बॉस, जो बाढ़ में अपने बच्चे के साथ मर गया। एना समझाने की कोशिश करती है कि इमोशन इंजन अभी टेस्टिंग में था, लेकिन हाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी टीमों ने अपना काम पूरा कर लिया है। इंसान जैसे शरीर पहले ही बना लिए गए हैं, उन्हें समझ और बच्चे पैदा करने की ताकत भी दे दी गई है। अब बस भावनाएं चाहिए। इतनी गंभीर बातों के बीच जेन अचानक कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। ये सुनते ही तीनों पास के एक अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं ताकि बाथरूम इस्तेमाल कर सकें। एना मौका देखकर हियो का फोन लेती है और अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। तभी दीवारों के अंदर से एक अजीब आवाज आती है और किचन की गैस पाइप फट जाती है। पूरे अपार्टमेंट में गैस भरने लगती है तो तीनों तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं। आसपास के दूसरे फ्लैट भी फटने लगते हैं और कॉरिडोर के दोनों तरफ आग फैलने लगती है। हाय जो बालकनी की रेलिंग पर चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है। फिर एना जेन को उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन जेन उसे छोड़ना नहीं चाहता और उसकी बाहों में छटपटाने लगता है। इसी वजह से एना का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। कार वाले हादसे की याद फिर से आने के बावजूद एना किसी तरह ऊपर तैर कर आती है और एक साइन बोर्ड पकड़ लेती है। फिर वो वापस बिल्डिंग की तरफ तैरती है। तभी उसे लिफ्ट के अंदर से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम जीसू है, जो मदद के लिए रो रहा है। एना हाथों से लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो ऊपर वाले फ्लोर पर दौड़ती है ताकि कोई औजार मिल सके। तभी वो देखती है कि एक फ्लैट से कुछ लुटेरे बाहर निकल रहे हैं और लोगों पर हमला करने की बातें कर रहे हैं। डर के मारे एना फिर नीचे भागती है। वो दोबारा लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब पानी और ज्यादा भर चुका है और जीसू की आवाज भी बंद हो जाती है। तभी एक बहुत बड़ी लहर बिल्डिंग से टकराती है और एना फिर से पानी के अंदर चली जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने कार का शीशा तोड़ा था और ग्वान ने उससे कहा था कि वो आगे तैरे जबकि वो जेन को संभालेगा, लेकिन ग्वान अचानक कमजोर पड़ गया और तैर नहीं पाया। उसने जेन को एना को पकड़ाया और खुद पीछे रह गया। वर्तमान में एना सीढ़ियों पर आकर ऊपर निकलती है और जल्दी से जेन और हाय जो के पास पहुंचती है। जेन की हालत ठीक नहीं होती और उसे दवा चाहिए जो एना पहले खो चुकी थी। एना उसे गोद में उठाकर फ्लैट्स की तरफ दौड़ती है, ये ठानकर कि उसे किसी भी हालत में दवा ढूंढनी है। हाय जो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वे बच्चे को दोबारा बना सकते हैं क्योंकि उसके सारे डेटा उनके पास है, लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती। वो एक किसी भी फ्लैट में घुस जाती है, किचन से कुछ चीजें उठाती है और एक देसी दवा बनाकर जेन के मुंह में डाल देती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एना अपने बॉस ह्यानमो से कहती है कि वो जेन को छोड़ देना चाहती है। ह्यानमो पूछती है कि क्या ये ग्वान की मौत की वजह से है। एना बताती है कि जेन से उसकी मुलाकात सिर्फ काम की वजह से हुई थी और वो मानती है कि वो माँ बनने के लिए बनी ही नहीं है। ह्यानमो कहती है कि कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता और ये भी बताती है कि इमोशन इंजन अब पूरा हो चुका है। ह्यानमो कहती है कि कुछ महीनों में कंपनी उनके बच्चों को अपने साथ ले जाएगी और वो सोचती है कि क्या उन्हें बनाना ही नहीं चाहिए था। वर्तमान में घर पर बनाई गई दवा से जेन की तबीयत बेहतर हो जाती है। वो बताता है कि उसे बीमार रहना अच्छा लगता है क्योंकि तब एना उस पर ज्यादा ध्यान देती है। जब वे बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। धूप निकल आई होती है। हाय जो एना को बताता है कि उसे शेल्टर में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जेन उसके साथ नहीं जा सकता। वो मानता है कि वो नई इंसानी नस्ल में दिलचस्पी की वजह से नहीं आया था, बल्कि ये देखने आया था कि एना जेन के साथ क्या करेगी। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। तभी अचानक आसमान फिर से काला हो जाता है और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। पानी तेजी से बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने लगता है। तीनों पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़ते हैं और जल्दी ही पानी से ऊपर निकल जाते हैं। एक कॉरिडोर में एना को एक गर्भवती जोड़ा मदद के लिए पुकारता हुआ दिखता है, लेकिन हाइजो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने को कहता है।
जेन अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे भी गर्भ में रहते हुए ऐसा ही महसूस हुआ था। ये सवाल एना को अंदर से तोड़ देता है और वो रो पड़ती है। जब हाइजो उसकी हालत देखता है तो एना गुस्से में कहती है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाइजो समझाता है कि चूंकि ह्यानमो अपने बच्चे के साथ मारी गई मानी जा रही है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए जेन ही नई इंसानी नस्ल बनाने की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद वे छत पर पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर होता है। हाय जो कंपनी की तरफ से आए निर्देश पढ़ता है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसानियत को ख़त्म होने से बचाना है, इसलिए एना को तुरंत लैब लौटकर इमोशन इंजन पूरा करना होगा। हेलीकॉप्टर के साथ आई सिक्योरिटी टीम जेन को जेन न्यूमन 77 कहकर बुलाती है और उसे एना से अलग कर लेती है। लोग एना को पकड़ लेते हैं और वो बेबस होकर देखती रहती है, जबकि उसके बेटे के हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है। एना रोते हुए हाइजो से मदद की भीख मांगती है। तब वो सच बताता है, ह्यानमो मरी नहीं थी, वो अपने बच्चे के साथ भाग गई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को छोड़ने से बेहतर मौत को स्वीकार कर लेती। आदमी जेन को इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और उसके बाल काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एना घबरा जाती है और गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगती है। वो कहती है कि कम से कम शेल्टर तक पहुंचने तक उसे जेन के साथ रहने दें। गार्ड उसे बताते हैं कि कोई शेल्टर है ही नहीं और फिर वे हाइजो को गोली मार देते हैं। तब एना को समझ आता है कि यहाँ सब लोग मरने वाले हैं और सिर्फ उसे ही भागने की इजाजत दी गई है। एना भारी दिल से जेन को आखिरी बार अलविदा कहती है। इसके बाद लोग उसका सिर खोलकर उसका डेटा निकालते हैं और उसे एक बॉक्स में रख देते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। उसमें सिर्फ पायलट, वो बॉक्स और एना होती है। तभी एना को महसूस होता है कि जेन के गॉगल्स उसकी जेब में हैं। भयानक तूफान पूरी धरती को डुबो देता है। उसी समय 7 रॉकेट धरती से उड़ते हैं, जिनमें इस प्रोजेक्ट के बचे हुए वैज्ञानिक होते हैं। डायरेक्टर हुई सो का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चलता है। वो बताता है कि 15 मिनट में हजारों उल्का पिंड धरती पर गिरने वाले हैं और ज्यादातर जीवन खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों को ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा ताकि इंसान खुद को बदलकर जिंदा रह सके। टीम अब इंसानों जैसे शरीर बना सकती है। उन्हें बस भावनाओं की जरूरत है। उनका मकसद है एक माँ और एक बच्चे से नई सोसाइटी शुरू करना। बच्चा पहले ही तैयार है, अब सिर्फ माँ को पूरा करना बाकी है। एना सुझाव देती है कि एक सिमुलेशन शुरू किया जाए जिसमें माँ को बार बार मुश्किल हालात में डालकर अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूर किया जाए। इससे थोड़े समय में सारी जरूरी भावनाएं इकट्ठा की जा सकती हैं। जैसे ही उल्का पिंड रॉकेट से टकराने वाले होते हैं, एना सिमुलेशन से जुड़ जाती है और खुद को फिर से बिस्तर पर जागते हुए पाती है। इस बार पानी पहले से ही अपार्टमेंट में भर रहा होता है। तभी उसे फिर वही कॉल आती है हाइजो का, जो कहता है कि वे उन्हें लेने आ रहे हैं। एना को ह्यानमो से हुई बातचीत याद आती है और वो समझ जाती है कि इस बार भी गार्ड जेन को उससे छीन लेंगे। दवा उठाने के बाद एना जेन से कहती है कि वो उसकी बात माने और किसी भी अजनबी के साथ न जाए। जेन रोने लगता है और एना को झूठा कहता है। वो पूछता है कि वो हर दिन 6 साल का ही क्यों रहता है। एना उसकी बातों को अनदेखा करती है, उसे गोद में उठाती है और सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन दोनों तरफ लोगों की भीड़ भरी होती है। तभी एक बहुत बड़ी लहर इमारत से टकराती है। एना जेन को कसकर पकड़ लेती है और तैरते हुए ऊपर आती है। वो जेन को रेलिंग के ऊपर चढ़ने में मदद करती है ताकि वो कॉरिडोर में पहुंच सके। फिर एना खुद भी ऊपर चढ़ती है, लेकिन वहां जेन दिखाई नहीं देता। एना घबराकर कॉरिडोर में दौड़ती है। तभी एक और बड़ी लहर उस जगह से टकराती है और उसे रुकना पड़ता है। वो इमारतों के बीच भरे पानी की तरफ देखती है और देखती है कि जेन पानी में तैरने की कोशिश कर रहा है। एना पानी में कूदती है, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो जेन तक नहीं पहुंच पाती। तभी उसे आसमान में हेलीकॉप्टर दिखता है और उसे पिछली सिमुलेशन याद आती है। वो अपनी जेब में हाथ डालती है और जेन के गॉगल्स महसूस करती है। अचानक एक तैरती हुई कार पीछे से आकर एना से टकराती है। उसकी मौत हो जाती है और सिमुलेशन फिर से रीसेट हो जाता है। कुछ देर बाद हाइजो एना को सीने पर दबाव देकर होश में लाता है। एना की शर्ट पर 787 नंबर लिखा होता है, जो बताता है कि वो 787 बार ये सिमुलेशन फेल कर चुकी है। हाइजो उसे एक फोटो दिखाता है जो उसने पहले ली थी। उससे पता चलता है कि जेन भीड़ के पीछे चला गया था और जो बच्चा पानी में था वो जेन नहीं था। एना तुरंत जेन को ढूंढने निकल पड़ती है। जब हाइजो उसे रोकने की कोशिश करता है तो एना उसकी बंदूक छीन लेती है और जमीन पर गोली चलाकर जवाब मांगती है। उसी समय अपार्टमेंट्स में धमाके होने लगते हैं और एक विस्फोट एना को फिर से मार देता है। सिमुलेशन नंबर 1931 में एना बालकनी से गिरने ही वाली होती है,
लेकिन हाई जो उस समय पर पकड़ लेता है, मगर एना उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो उसका बेटा उससे छीन लेगा। इसलिए एना खुद ही पानी में कूद जाती है। तभी वो देखती है कि जेन दूसरी बालकनी पर है और एक आदमी उसे पकड़े हुए है। ये देखकर एना फिर से इमारत की तरफ तैरकर लौटती है। फिर एना लिफ्ट के पास से गुजरती है और उसे फिर से जीसू की आवाज सुनाई देती है जो लिफ्ट के अंदर फंसी हुई होती है। एना दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता और वो खुद डूब जाती है। एना हर बार जीसू को बचाने की कोशिश करती है लेकिन हर बार मर जाती है। अब वो सिमुलेशन नंबर 407 में होती है। इस बार वो ऊपर जाती है, सफाई वाले कमरे से एक पोछा लेती है और उसे तोड़कर उसका डंडा बना लेती है। उसी डंडे से वो आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है। जीसू तैरते हुए बाहर आती है और दोनों मिलकर अगले फ्लोर पर जाती हैं। वहाँ वे एक घर से सूखे कपड़े लेती हैं। जीसू एना को बताती है कि उसने कुछ लुटेरों को एक बच्चे के बारे में बात करते सुना था। ये सुनते ही एना उसी दिशा में भागती है, लेकिन उसे याद आता है कि पिछली बार उसी जगह लुटेरों ने उसे मार दिया था। इस बार वो चुपचाप जाने की कोशिश करती है, मगर आदमी फिर भी उसे देख लेते हैं। एना उनसे जेन के बारे में पूछती है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करके घर से निकलने लगते हैं। तभी दूसरी बालकनी से हाई जो उसे ढूंढता हुआ दिखाई देता है। एना उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है तो लुटेरे उसे वापस कमरे में घसीट लेते हैं ताकि पकड़े न जाएं। एना देखती है कि घर के लोग बेहोश पड़े हैं। वो एक आदमी को लात मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा आदमी उसे पकड़कर अलमारी से जोर से टकरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। एना लगभग मर ही जाती है और सिमुलेशन फिर से रीसेट होने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर उस हथौड़े पर पड़ती है जो अलमारी से गिरा होता है। वो उसी से उस आदमी के सिर पर जोर से वार करती है, लेकिन दूसरा लुटेरा उसे फिर से पकड़ लेता है और दोनों उसे मारने वाले होते हैं। तभी दरवाजे पर जीसू और हाइजो आ जाते हैं। हाइजो आसानी से दोनों लुटेरों को काबू में कर लेता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन एना को अभी भी जेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि उसने जेन को घर पर बनाई हुई दवा दी थी। उस घर के लोग उसे उसी दवा की बची हुई बोतल दे देते हैं। एना जीसू से कहती है कि वो उसके साथ चले क्योंकि ये अपार्टमेंट जल्दी ही पानी में डूब जाएगा, लेकिन जीसू बताती है कि ये उसके दादा दादी हैं और वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वही रुकने का फैसला करती है। कंपनी से फोन आने के बाद हाइजो एना को बताता है कि उसकी टीम नाव लेकर आएगी और पूरे बिल्डिंग में जेन को ढूंढेगी। एना को याद आता है कि पिछली बार जेन के साथ क्या किया गया था, इसलिए वो ठान लेती है कि उसे सबसे पहले खुद ही ढूंढेगी। वो हर फ्लोर पर तलाश करती रहती है। अब ये सिमुलेशन नंबर 7993 होता है। खोज के दौरान एना देखती है कि सिक्योरिटी एजेंट लुटेरों को गोली मार रहे हैं। अगले फ्लोर पर उसे दीवार पर बच्चों की ड्राइंग दिखती है। उसे याद आता है कि जेन भी अपने टैबलेट पर प्यार भरी ड्राइंग बनाकर उसे भेजता था। वो आगे बढ़ती है और देखती है कि गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है। एना उसकी मदद करती है, बच्चे को गोद में पकड़ती है और उन्हें अपनी जैकेट दे देती है। बाहर निकलते समय वो देखती है कि उस महिला का पति गर्म पानी लेकर लौटता है ताकि अपने बच्चे को साफ कर सके। ये देखकर एना को बुरा लगता है कि उसने कितनी बार जेन को नजरअंदाज किया। उसे याद आता है कि जेन हमेशा अपनी बनाई ड्राइंग उसे फोन पर भेजता था। एना तुरंत अपना फोन देखती है और टूट जाती है जब उसे हजारों ड्राइंग मिलती हैं जिनमें वो जेन को छोड़कर हेलीकॉप्टर में जाती दिख रही होती है। उसी वक्त नीचे वाले फ्लोर से हाइजो चिल्लाकर कहता है कि उसे जेन मिल गया है। एना तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट में घुसती है पीछे से एजेंट उस पर झपट पड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हाइजो उससे कहता है कि वे उसे छत पर ले जाकर अलविदा कहने देंगे। एना उसे याद दिलाती है कि वो हर बार छत पर मर जाता है। तभी खुलासा होता है कि ये सिमुलेशन नंबर 13417 है। जब हाइजो और सवाल पूछने की कोशिश करता है तो एजेंट उसे लात मारकर बाहर फेंक देते हैं। वापस जाते समय हाइजो को पहली बार पिछली सिमुलेशनों की झलकियां दिखने लगती हैं। हाइजो शेल्फ से एक ट्रॉफी उठाता है और उससे एजेंट्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से एक जल्दी संभल जाता है और हाइजो के सिर पर गोली चलाने की कोशिश करता है। उसी पल आधी बेहोशी में खड़ी एना दूसरे एजेंट की बंदूक पकड़ लेती है और गोली चला देती है, जिससे हाइजो बच जाता है। इसके बाद हाइजो एना को एक इंजेक्शन देता है जिससे वो पूरी तरह होश में आ जाती है। वो उससे पूछता है कि आखिर हो
क्या रहा है। तब एना उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि वो हर बार जेन को बचाने में नाकाम रहती है। वो ये भी बताती है कि ये बातचीत वे पहले भी कई बार कर चुके हैं और उन्होंने एजेंट से लड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर सिमुलेशन में वे मारे गए। एना डरती है कि शायद जेन अब उसे देखना ही नहीं चाहता, लेकिन हाइजो कहता है कि जेन असल में उसका इंतजार कर रहा है। सिमुलेशन नंबर 21,499 में एना और हाइजो फिर से एजेंट्स के साथ गोलीबारी में फंस जाते हैं। इस बार हाइजो कुछ अलग करने का फैसला करता है। वे खिड़की से बाहर निकलकर दूसरे फ्लोर तक पहुंचते हैं। कॉरिडोर में दौड़ जो एक एजेंट से आमने सामने लड़ता है और खुद को ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक जाता है ताकि एना अपने बेटे को ढूंढती रहे। एना एक खाली अपार्टमेंट में घुसती है, लेकिन वहां और एजेंट उस पर टूट पड़ते हैं। तभी एक जबरदस्त लहर खिड़की तोड़कर अंदर आती है और सभी को पीछे फेंक देती है। अब आजाद होकर एना पानी में तैरते हुए जेन को ढूंढती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मिलता। तब वो ऊपर की तरफ जाने का फैसला करती है। अब पानी इतना ऊपर आ चुका होता है कि वो छत तक पहुंच सकती है। छत पर एक पुराने अलमारी को खोलते ही उसे बेहोश पड़ा जेन मिल जाता है। वो तुरंत उसे दवा देती है, लेकिन जेन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। एना टूट जाती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है कि उसने उसे इतनी बार छोड़ दिया। तभी जेन की आंख खुलती है और वो कहता है, मम्मा आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब एना ने जेन से आखिरी बार अलविदा कहा था तो उसने उससे कहा था कि वो अलमारी के अंदर इंतजार करे क्योंकि वो उसे लेने वापस आएगी, और अब उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसी समय ये भी सामने आता है कि उल्का पिंड उस रॉकेट से टकरा गए थे जिसमें एना थी और वो बुरी तरह घायल हो गई थी। मरने से पहले एना ने डायरेक्टर से कहा था कि उसका दिमाग सिमुलेशन में इस्तेमाल किया जाए ताकि वो फिर से जेन के साथ रह सके। वैज्ञानिकों ने उसकी यादें निकालकर अपने सिस्टम में डाल दी, इस उम्मीद में कि इससे इंसानियत को बचाने में मदद मिलेगी। छत पर एजेंट्स पास आ रहे होते हैं और एक बहुत बड़ी लहर इमारत को ढकने ही वाली होती है। एना जेन को उसके गॉगल्स देती है और कहती है कि वो तैरे। जेन पानी में कूद जाता है और उसी पल एजेंट्स उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि जेन और ह्यानमो का बच्चा असल में कंपनी द्वारा बनाए गए बच्चे थे ताकि चाइल्ड एआई को विकसित किया जा सके। इसी वजह से एजेंट्स कहते रहते थे कि बच्चों को छोड़ा जा सकता है क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ डेटा चाहिए था। जेन की मुलाकात ग्वान से तब हुई थी जब एक्सपेरिमेंट पहले ही शुरू हो चुका था। फिर भी ग्वान ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया और उससे जुड़ गया। जब ग्वान की मौत हुई तो उसका असर एना और जेन दोनों पर पड़ा। मौजूदा समय में सिमुलेशन फिर से रीसेट होने वाला होता है। एना किसी तरह एजेंट्स की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है और पानी में कूद जाती है ताकि अपने बेटे के पास पहुंच सके। डेटा के बीच गिरते हुए और पानी में तैरते हुए एना फिर से ऊपर आती है और देखती है कि जेन एक एंटेना को पकड़कर टिका हुआ है। एना उसे जोर से गले लगाती है और कहती है कि वे अब साथ साथ तैरेंगे। तभी एक बड़ी लहर आती है और दोनों को अपने साथ बहा ले जाती है। इन सब के दौरान एना ने जीसू की मदद की, गर्भवती महिला का साथ दिया और आखिर तक जेन के साथ बनी रही। सिस्टम देखता है कि एना ने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा और दूसरों को पहले रखा। इसी वजह से आखिरकार सिमुलेशन को सफल मान लिया जाता है। एना और जेन के एआई को नए बनाए गए शरीरों में डाला जाता है और उन्हें एक दूसरे ग्रह पर भेज दिया जाता है ताकि वे इंसानियत की यादों के साथ एक नई दुनिया शुरू कर सकें। तो ये थी द ग्रेट फ्लड की पूरी डरावनी कहानी। कमेंट्स में बताओ आपको हमारी वीडियो और ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको मजा आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट के पास ही एक हाइप का ऑप्शन होगा, उससे हमें हाइप जरूर कर और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलो। मिलते हैं अगली कहानी में और भी ज्यादा रोमांच के साथ।